Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बेसिकली एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। और अगर हम इस वर्ड की एटमोलॉजी पे जाएं, यानी इसके ओरिजिन की तरफ जाएं, तो हमें पता चलेगा कि ये बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम, यानी तीन लफ्ज़ जो हैं मिल के एक स्पेसिफिक वर्ड बना रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? फ्लूइड लाइक, यानी ये इनसाइड है, किसी फ्लूइड में प्रेजेंट है। और रेटिकुलम क्या होता है? रेटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी नेटवर्क के लिए, नेट के लिए, ठीक है। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इनसाइड एक स्पेसिफिक नेटवर्क है जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है और फंक्शंस पढ़ने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया और कब किया। तीन साइंटिस्ट थे। फर्स्ट वन इज़ पोर्टर, सेकंड वन इज़ क्लैड एंड द थर्ड वन इज़ फुलमैन। उन्होंने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। और कब डिस्कवर किया था? 1945 में। और किस में डिस्कवर किया था? चिक सेल में। उसके बाद नाम इसको किसने दिया? इस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा किसने? नेम दिया जी पोर्टर और फुलमैन ने, तकरीबन डिस्कवरी के 7 ईयर्स के बाद इन 1952। बेसिकली ये होता क्या है, हमने एटमोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ लिया कि ये नेटवर्क है चैनल्स का। वेजिकल्स होती हैं इसमें, ठीक है, ट्यूब्यूल्स होती हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, वो प्रेजेंट होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीज़ों से बना हुआ है, ट्यूब्यूल से, वेजिकल से और सिस्टर्नी से। और इसके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर सरफेस एरिया की बात करें ना, तो ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट सरफेस एरिया कवर करता है। किसी सेल्स में ये ज़्यादा एरिया पे फैला होगा, जबकि किसी सेल में ये बहुत कम एरिया लेगा। जैसे अगर हम लीवर सेल की बात करें ना, तो उसमें 30 to 40 टाइम्स जो है ना, लीवर सेल में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है 30 to 40 टाइम्स देन एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनेलीज। अच्छा, अब इसमें हमने पढ़ा तीन चीज़ों से बना होता है, ट्यूब्यूल्स, वेजिकल्स और सिस्टर्नी से। ट्यूब्यूल्स और वेजिकल के दरमियान में क्या होती है? स्पेस होती है, ठीक है। और उस स्पेस में क्या होता है? फ्लूइड होता है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। और ये बेसिकली डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें ना, तो हमें पता चलता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ना, ये कंटिन्यूअस है किसके साथ? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं बाकी पार्ट ऑफ सेल में, उनको भेज दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको बाकी सेल्स में भेज देता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते क्या हैं? बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, सिस्टम काम कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लोकेशन की, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ER जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे सब में प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करेगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। वो कौन कौन से सेल्स हैं? मेच्योर RBCs हैं, यानी मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, ओवा है यानी एग सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं एंड प्रोकैरियोट्स। इन सब में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं होगा। अमाउंट अगर हम इसकी चेक करें तो ये वेरी करती है सेल टू सेल। फॉर एग्जांपल अगर स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो उसमें बहुत कम फ्यू वेजिकल्स होंगी। एडिपोस टिश्यू की बात करें तो उसमें फ्यू ट्यूब्यूल्स होंगी। लीवर सेल्स में हमने पहले पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा होता है, 30 to 40%। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन कैसे हुआ। इसके ओरिजिन की बात करें ना, तो ये कहा जाता है कि जो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ओरिजिनेट हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कैसे? सपोज़ करें ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, यानी न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन है, ये इवेजिनेट कर गई है, यानी बाहर की तरफ इसकी आउट फोल्डिंग बन गई है। बाद में क्या हुआ? ये आउट फोल्डिंग जो है ये कट हो गई है
और कट होके इसने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हमने क्या कहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपने पहले पढ़ा कि ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। So basically endoplasmic reticulum is 3D network of cisternae, tubules and vesicles। पहले हम देखेंगे सिस्टर्नी एक्चुअली है क्या। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सिस्टर्नी है और ये वाला पोर्शन ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स हैं। इसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे हम कहेंगे सिस्टर्नी वाले पोर्शन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सिस्टर्नी जो है ना बेसिकली फ्लैट हैं, यानी बिल्कुल चिपटे हैं, अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग नहीं है और सैक लाइक है। देखिए पीछे फ्लैट है, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें और सैक की तरह के हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दानेदार सा स्ट्रक्चर। ये जो आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं कि ये है राइबोसोम्स, जो कि फैक्ट्री हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं राइबोफोरन 1 और 2 जो बाइंड हुई होती हैं राइबोसोम्स के साथ। इसके बाद हम सेकंड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स की। ट्यूब्यूल बेसिकली क्या है, ये ब्रांच्ड होते हैं और इर्रेगुलर शेप होती है इनकी, नेटवर्क बनाते हैं वेसिकल्स के साथ और इन पे राइबोसोम्स नहीं होते। वेसिकल्स जो है इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, ओवल होती हैं, राउंडेड होती हैं या वेक्यूल लाइक होती हैं, जबकि ट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो इर्रेगुलर होती हैं। उसके बाद अगर हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें ना वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी सब में एक स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बेसिकली एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से और मूव कर देता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, जो कि होते हैं डेस्मोटिब्यूल्स की फॉर्म में। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल ये है ना, दूसरा सेल ये है, एडजेसेंट सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं ना, जिनके थ्रू वो अपना मटेरियल ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर हम मेम्ब्रेन के मालिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसी की तरह का है। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी इफ़ यू नीड। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की। अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर में आपको टाइप्स इसकी बता दी थी, कौन कौन सी हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए इन्हें हम रफ़ क्यों कह रहे हैं और स्मूथ क्यों कह रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो इसको एक रफ सा लुक दे रहे हैं। इसमें बेसिकली सिस्टर्नी होते हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके डबल शीट्स बना लेती है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कंटिन्यूअस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें बेसिकली राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होता है। रफ जो है वो सिस्टर्नी से बना था, स्मूथ जो है वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बना हुआ है। अब ये जो है ना, इसमें क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एंजाइम स्टोरेज के लिए, और ये इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होता, चेंज होता रहता है ट्यूब्यूल से वेसिकल एंड वेसिकल से ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे देखें, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम्स इस पे प्रेजेंट हैं, इस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स ओनली बाइंड व्हेन ट्रांसलेटेड बाय मैसेंजर आरएनए, यानी यहाँ पे राइबोसोम्स तब बाइंड होंगे जब मैसेंजर आरएनए जो है आके अटैच होगा, ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होगी और ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे और प्रोटीन्स को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, गोल्जी बॉडीज़ में। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स हैं, तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे उनकी सिंथेसिस हो जाएगी। उसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेलिस। अब ये पता क्या करता है, कोई ऑर्गेनेली काम करना छोड़ देता है या कोई ऑर्गेनेली ऐसा है जो अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर रहा या डैमेज हो गया है, तो ये क्या करता है, उस ऑर्गेनेली को इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
और डिस्ट्रक्शन से क्या होता है कि मतलब उससे जो हमारी बॉडी है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से उसको बचा लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। रफ के तो 2 ही फंक्शन थे ना, प्रोटीन सेंसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी लिपिड के तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर यानी लीवर में जो टॉक्सिक मटेरियल वगैरह आ जाते हैं उनको रिमूव करने में। लिवर सेल और गोनेट सेल में ये अबंडेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स बनाने में यूज़ होता है। ऑर्गेनेलिस फॉर्मेशन जैसे लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह हैं उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। रिसेप्टर्स कैरीज आउट अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स अटैच होने हैं उनकी अटैचमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। मसल सेल में ये कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन को रेगुलेट करता है। और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो किस में इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस में। अच्छा, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्मूथ स्ट्राइएटेड मसल्स में, यानी जहाँ पे क्या होता है लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये क्या करता है कैल्शियम को स्टोर करता है।